नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे, पत्रकार और लेखक, यहाँ आदरणीय आनंद मोहन माथुर साहब के बंगले पर बैठा हूँ। ये उनका केबिन है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। कानून की किताबों से लबरेज यह केबिन सर के लिए नहीं, उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, लोगों की मुसीबतों से उन्हें छुटकारा दिलाना चाहते हैं। सर के सम्मान में एक बात कहूँगा कि इन्होंने ताउम्र आदिवासी लोगों के लिए मुफ्त में केस लड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाया है। एक बार मैं बहुत विनम्रता के साथ सर झुकाकर आदरणीय को प्रणाम करते कहता हूं कि उनके पास बैठने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन इस इंटरव्यू की, विशेष इंटरव्यू की ज़रूरत है कि मैं उनके पास बैठकर उनसे बातचीत करूं। आदरणीय आनंद मोहन माथुर साहब 23 जुलाई 2022 को अपनी ज़िंदगी के 96वें वसंत में प्रवेश कर रहे हैं। वे चिरायु हों, ईश्वर से यही कामना है। सबसे अच्छी बात यह है कि वे इस उम्र में खुद चलते हैं, व्यायाम करते हैं, केस लड़ते हैं। एक और सम्मान की बात कि उनके सम्मान में सम्मानीय जज खड़े हो जाते हैं और उन्हें किसी केस की पैरवी करने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। भारत में लाखों वकील हैं, मैं कहूँगा करोड़ों होंगे, लेकिन जिस स्थिति में और जिस पायदान पर आदरणीय आनंद मोहन माथुर साहब हैं, उनके समकक्ष केवल एक ही वकील खड़े होते हैं और वे हैं राम जेठमलानी साहब। बहरहाल मैं आदरणीय को प्रणाम करते हुए सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर और कब हुआ? मेरा जन्म 23 जुलाई 1927 को धार के मिशन अस्पताल में हुआ। जी, आपके आदरणीय पिताश्री का, माताश्री का नाम? मेरे पिता का नाम लक्ष्मण माथुर जी, और माँ का नाम जय कुंवरबाई माथुर। जी, मैंने एक अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था, उसका हेडिंग था मजदूर से महाधिवक्ता तक, जो कि आप रहे हैं। आप उज्जैन में भी रहे हैं आदरणीय? उज्जैन में मेरा शिक्षण भी हुआ है जी। और 1942 का आंदोलन जो है जब उज्जैन में शुरू हुआ तो मैं उस समय वहाँ पर सेक्रेटरी था, जो एक्शन कमेटी थी जी, उसका सेक्रेटरी था। जी, एक सवाल ये कि आपने जो जीवन में संघर्ष किया, मजदूरी की, उसके बारे में बताएं। ऐसा था कि ये सारा जब मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया तो मेरे फादर को धमकियां दी गई कलेक्टर के द्वारा, एसपी के द्वारा और उच्च अधिकारियों के द्वारा कि आप आपके लड़कियों को रोक लीजिए कि वो सब ये नहीं करे। जी, लेकिन मेरी माँ राष्ट्रभक्त थी। जी, उसने कहा जो होना है हो जाएगा, लेकिन मैं उसको रोकूंगी नहीं। जी, तो उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे पिताजी को 46 वर्ष की उम्र में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। किस विभाग में थे? वो कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर थे। जी, अब यहाँ सवाल ये उपजता है कि आपने क्या संघर्ष किया पैसा कमाने के लिए, जबकि आप छात्र रहे होंगे, या घर को योगदान देने के लिए? देखिए, ये रहा है कि जब ये हुआ
तो हमारे पिताजी के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, 1 पैसे का भी, जी और कोई साधन भी नहीं था कि हम इनकम कमाएं। जी तो स्थिति ऐसी आई कि हम लोगों को खाने के लाले पड़ गए। तो मेरी माँ बाजरे के भजिए और चीले बना के खिलाती थी हमें। अच्छा हमारे घर में रोटी नहीं बनती थी क्योंकि कोई इनकम नहीं थी, इसलिए बाजरा था, बाजरे की के कुएँ बना देती, बाजरे का जो कुछ भी होता वो बना देती। तो हम लोग बाजरा खाया करते थे। जी काम क्या किया आपने उन दिनों अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए? अब प्रश्न उस वक्त ये आया कि मेरा एजुकेशन कैसे कंटिन्यू करना। तो पंडित बालकृष्ण शर्मा शाजापुर के थे और मेरे पिताजी के मित्र भी थे और सहपाठी भी थे। जी उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि देखो इसके एजुकेशन के लिए 25 रुपया महीने में दूंगा। तो 25 रुपये वो मिलते थे मेरे को, उससे मेरा शिक्षण जारी रहता था। एक दिन मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो मुझे लगा कि मैं कितना निकम्मा हूँ कि अपने परिवार को नहीं पाल सकता। तो मैंने कहा कि आज घर माँ को कहा कि आज घर तभी लौटूंगा कि जब कहीं मुझे काम मिल जाए। काम मिले। मैं गया तो मालवा मिल में बदली मजदूर के लिए लाइन लगी हुई थी। उस लाइन में मैं खड़ा हो गया। पहले मुझसे पूछा गया कि तुम कहाँ तक पढ़े हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं मैट्रिक पास। उसके बाद एक इंजीनियर थे वहाँ, उन्होंने मुझसे पूछा सच बताइए। मैंने उनको बताया कि मैंने BSc पास किया। तो बोले BSc पास करके इस लाइन में खड़े हो। मैंने कहा कि आपकी बड़ी कृपा हो कि मुझे आप बढ़ने में दूर रखें। उन्होंने कहा अच्छा आपकी बदली मजदूर रखा जाता है, जी लेकिन आपको वो काम करना पड़ेगा कि जो मजदूर कर। मैंने कहा मुझे मंजूर। उठाई करके थे। तो उन्हें बड़ी कृपा करके मुझको रख लिया। दिन भर मैं काम करता रहा। और काम ये था कि हम मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट करते थे तो उसमें मदद करना। तो मदद करता था, मतलब उठाना पड़ता था, रखना पड़ता था। हालांकि वो आदत नहीं थी भारी भारी मशीनों को करना। फिर वहाँ पर एक जो है
वो सुपरवाइजर था, प्रभु दयाल करके, वो क्रिश्चियन था। उसने कहा कि तुम ये उठाते हो, तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, तो तुम एक काम करो कि जितने भी मजदूर हैं उसकी हाजिरी का रजिस्टर भर दिया करो। तुम्हें इंग्लिश आती है जी। तो मैं वो रजिस्टर भर दिया करूँ। आप वकील कैसे टर्न हुए, वकील कैसे बन गए, या उसके फिर पहले उस क्या था? वक्त बाद 35 रुपये महीने के बाद मिले। 35 रुपये पगार के, 35 रुपये में उस वक्त वो महंगाई होती थी। मेरे 70 रुपये मुझे एक महीने के बाद मिले। जी। वो 70 रुपये मेरे लिए 7 लाख के बराबर हुए। उस मुझे किराया दिया मकान का, और उससे ही महीने भर का राशन आ गया। राशन। आदरणीय, आप वकालत की ओर कब मुड़े? मैं जस्टिस समोसर साहब के यहाँ उनकी लड़की को पढ़ाने जाता था। उस दौरान मेरे एक मित्र थे पाठक, वो लॉ में पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि दिन में तो, फिर मैं इंदौर आ गया। इंदौर आके क्रिश्चियन कॉलेज, अपने ये गुजराती कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर हो गया। शाम खाली रहते थे तो वो जाते थे, मैं उनके साथ जो है कॉलेज जाने लगा। फर्स्ट ईयर पास कर दिया। फिर मैंने 2 साल छोड़ दिया। तो समोसा साहब ने कहा, उसी बीच क्या हुआ कि होलकर कॉलेज में हमारा जो होता है, इसमें ये मॉक कोर्ट होती है, मूट कोर्ट, जी, मूट जी, कोर्ट, लाइक MOOT, मूट कोर्ट। अच्छा। तो एक मुझे उसमें हिस्सा करने का मौका मिला। तो जो मैंने वहाँ पर आर्ग्यूमेंट वगैरह किए, तो जब पढ़ाने किया गया तो कहने लगे, मास्टर साहब आप वकालत क्यों नहीं करते? इस बीच क्या हुआ, मेरा विवाह हो गया। मेरी पत्नी आई, उनका नाम क्या है? कुंती मास्टर। जी। तो सेंट रेफर्ड कॉलेज में 150 रुपये उनकी नौकरी लगी। तो हमारे घर का खर्चा उससे चलने लगा। बिल्कुल ठीक है। महीने में 150-200 रुपये मैं कमा लेता था। जी। तो समझ साहब ने कहा कि आप जो है वकालत करेंगे। जी। तो कहने लगे कि ऐसा कहने के स्वामी साहब को बोल देता हूँ, वो आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा बहुत बड़े वकील हैं, मैं वहाँ फिट नहीं हूँ। पढ़ने के मैं ऊझा को बोल लेता हूँ, गोवर्धन लाल को।
तो उन्होंने उनको चेम्बर में बुलाया और कहा कि ये आपके यहाँ आएंगे और वकालत सीखेंगे, आप इनकी मदद करेंगे। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया, ऐसा समस्या हमने कहा है तो शाम से तुम ऑफिस आया करो मेरे। मैं गुरुधाना जी का ऑफिस जान गया। लगभग कोई 1.5 साल उनके यहाँ रहा होगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं स्वतंत्र रूप से कर सकता हूँ। तो उनके जितने केसेस वो कंप्लीट कर दिए और मैंने इंडिपेंडेंट वकालत शुरू कर दी। जी। इंदौर में आपने अपनी पहली साइकिल कब खरीदी थी? इंदौर में नहीं खरीदी जी। मैंने साइकिल खरीदी लखनऊ में जब मैं डेमोस्ट्रेटर हुआ जी। तो मुझे 150 रुपये मिले। जी। उसमें से 35 रुपए की एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी जी। और 35 रुपए की एक ओएस घड़ी खरीदी। वो पहली घड़ी थी। कौन से सन की बात है? ये 12/1948। तभी मैंने पहली साइकिल और पहली घड़ी खरीदी। लूना, हीरो मैजेस्टिक, फटफटी, लंबरेटा ये आपके ज़माने में चलते थे, तो आपने इन चारों में से कोई वाहन चलाने का सुख प्राप्त किया? मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इनका सुख लूं। फिर भी कभी जीवन में सवारी की होगी? क्या हुआ, गोरधना ओझा जज बन गए तो मेरी वकालत में वृद्धि आ गई। जी। ये कौन सा सन की बात है? ये 12/68 जी। वो जज हो गए तो मेरे पास केसेस का हो गया। और उसी समय ये हुआ कि इंदौर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बंद कर दिया गया। उस समय जो सरकार थी वो संयुक्त दल की सरकार थी और शैलजा उप मुख्यमंत्री थे जी। और गोविंद सिंह मुख्यमंत्री थे। और इंदौर से जगदीश शर्मा जो थे वो एमएलए थे। तो जो पार्षद परिषद चुन के आई उसमें जगदीश शर्मा की पसंद का मेयर नहीं बना तो उन्होंने मुख्यमंत्री से कह के इंदौर की परिषद बंद करवा दी। जी। उसके रिट्स लगने का सवाल आया तो मुझसे कहा गया कि मैं रिट लगाऊं। मैंने वो रिट लगाई और वो जबलपुर लगी और कहिए कि उस रिट में मैं जीत गया। जो सरकार का आदेश था भंग करने का वो हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया। जिस बंगले में हम बैठे हैं उसका पता क्या है? ये 14B है, कंचनबाग और रत्नामकोट। रत्नामकोट। रत्नामकोट मतलब आपको ये आपकी मानता का परिचायक है
कि इस बंगले की तीसरी मंजिल पर आपने गरीब मजदूर बेसहारा महिलाओं के लिए अचार पापड़ बनाने का कारखाना खोल दिया। ये विचार कैसे आया आपको? आखिर समाज का जो वंचित वर्ग है उसको मदद मिले, इसलिए मैंने प्लान किया। जी, इसका स्थान और कहीं भी रखा जा सकता था। आपकी जगह कोई और होता तो उसके दिमाग में विचार आता कि मेरे व्यक्तित्व कृतित्व और मेरा जो ओहदा है समाज में, वो जो पहचान है, उसका मखौल उड़ाया जा सकता है। तो आपके दिमाग में विचार नहीं आया कि इतने बड़े महाधिवक्ता के घर में? देखिए कि मैंने पूरे जीवन भर कोई मुझसे प्यार करता है या नफरत करता है या मेरी हंसी मजाक कर उड़ाता है, इसके कभी परवाह नहीं की। देखिए ऐसा है कि मैं इतने सारे इसलिए जी रहा हूँ कि मेरा लक्ष्य है दीमक से खाए गए हिंदुस्तान को फिर से वो स्वच्छ सुंदर हिंदुस्तान बनाना जिसमें हर एक को रोजी रोटी मिले, ये मेरा लक्ष्य है। इसमें कितने सफल हुए? दूसरा मेरा लक्ष्य ये था कि जो मजदूर लोग, मैं मजदूर बस्तियों में काम किया है जी। गोमा के फैल जो है उसके जो टॉयलेट वॉयलेट सब जो है मैंने साफ करवाए। दरवाजे नहीं थे उनके? उसके हाँ स्कूल, उसमें दरवाजे नहीं थे वो लगवाए, उसमें टंकी नहीं थी पानी की वो लगवाई। फिर वहाँ का स्कूल था, उस स्कूल में एक कमरे में 2-3 क्लासें लगती थी। तो अधिकारियों से मिलके वो ठीक करवाया कि एक कमरे में एक ही क्लास लगे। वहाँ भी करवाया और ये अपना जो मूसाखेड़ी में स्कूल है उसमें भी करवाया। मैंने हाई कोर्ट में रिट भी लगाई इस बात की कि हर एक स्कूल में टॉयलेट्स होना चाहिए अलग अलग, उनके बाउंड्री वॉल होना चाहिए, क्लास के कमरे अलग अलग होना चाहिए। देखिए अभी दशा बहुत खराब है। आज भी अगर मूसाखेड़ी के स्कूल चले जाएं तो हालत सुधर नहीं है। मैंने पूरे इंदौर के स्कूलों का एक डाटा बनाया था और डाटा हाई कोर्ट ने पेश किया था कि ये हालत है स्कूलों की। पहले ये था कि 1 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। फिर सरकार ने उसको अमेंड कर दिया कि नहीं, वो 3 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है। तो भावना ये थी कि छोटे बच्चों को पैदल दूर नहीं जाना पड़े। अपने घर के पास में स्कूल है, पैदल चले गए, पढ़ के घर आ गए।
इन्होंने जो है ये जो जहाँ पर के स्कूल बने हैं उसके 12 किलोमीटर में एक हाई स्कूल होना चाहिए और 6 किलोमीटर में एक मिडिल स्कूल होना चाहिए। लेकिन सरकार ने वो भी रद्द कर दिया और केवल हाई स्कूल रह गया जो 12 किलोमीटर से कम नहीं। भगत सिंह दीवाने ब्रिगेड की स्थापना का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? आपने इसकी स्थापना कब की और इसके क्या कार्य हैं और इसके कितने सदस्य पूरे शहर में? देखिए क्या है, एक दिन मैं 4 बजे उठ गया और मेरे दिमाग में ये आता रहा कि ये देश आज भी बटा हुआ है हिंदू मुस्लिम में। जी। मुझे ये लगा कि आज भी इस देश में आज की स्थिति में और 1940 की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया। आज भी हजारों जो शिक्षित हैं वो बेरोजगार हैं। जी। उनके पास रोजगार नहीं। मजदूरों की स्थिति खराब है। जी। जो बंद हो गई मिल, जी। उनमें मुआवजा नहीं मिला अभी तक। तो मुझे लगा कि मजदूरों की स्थिति खराब है, किसानों की स्थिति खराब है, नौजवानों की स्थिति खराब है। इसको कैसे सुधारा जाए? जी। और विशेषकर आदिवासी और दलितों को से भेदभाव है। तो मैंने अब ये सवाल आया कि इसका नाम क्या रखना। मुझे लगा कि मैंने और कोई नाम रखा तो ये होगा कि मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। इसलिए मैंने ये नाम सोचा, एक तो भगत सिंह का नाम, जी। फिर मैंने सोचा कि भगत सिंह के दीवाने तो हैं ही हम, ब्रिगेड बना दी जाए। ब्रिगेड बना दिया। जी। तो मैंने ये बनाई, जी। उसके 1000 सदस्य बनाए और ये हुआ कि कन्हैया भी उसके अंतर्गत यहाँ आया। बहुत लोग उसके अंतर्गत आए। कन्हैया कुमार आया। उसके बाद मैंने मेरी पत्नी के नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया, कुंती अन्य अखिल भारतीय समाज सेविका सम्मान। और पहला सम्मान जो दिया गया वो मैंने माधुरी बहन को दिया, जो आदिवासी काम करती है। उसका दूसरा पुरस्कार जो मैंने दिया दूसरे साल, वो दिल्ली की 2 महिलाओं को दिया। एक महिला उसमें ऐसी थी कि जो सिर पे मैला ले जाती थी
ढोती थी और उसने पढ़ाई करके कॉलेज में लेक्चरर हो गई, लेक्चरर बन गई। वो बताती, उसने अपने भाषण में बताया था कि नल जो था उससे हम पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि वो अशुद्ध हो जाए, इसलिए हमको पानी भी अलग पीना पड़ता था। इन सारी परिस्थितियों को उन दो महिलाओं ने पार करके और पढ़ाई करके दोनों ही अच्छे पद पर पहुंची। उन महिलाओं को बुला के उनका सम्मान किया। आदरणीय आनंद मोहन माथुर ट्रस्ट की स्थापना आपने कब की और अब तक इसके क्या कार्य रहे हैं? वो बताता हूँ मैं आपको। जी पहले ये कंप्लीट कर रहा जी। हूँ। उसके बाद में सोनी सूरी जो छत्तीसगढ़ की हैं जी। और 12 बजे रात को जिनके साथ पुलिस वालों ने रेप किया उनका सम्मान किया। दो अक्टूबर 2 अक्टूबर अब सन में भूल रहा हूँ। 2 अक्टूबर 1900 सन जी 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 जी। मेरा सम्मान किया गया। उसमें दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, सुभाष यादव मुख्यमंत्री थे, ये आए थे। उसमें सेंटर में लॉ मिनिस्टर थे भारद्वाज, वो आए थे जी। ये सम्मान किया। जी उसी दिन मैंने कहा कि मैं ट्रस्ट बनाऊंगा और उस ट्रस्ट से जो भी इनकम होगी, खासकर किडनी रोगियों के लिए आपके यहाँ से बहुत दान जाता है, ऐसा पढ़ने पर सुनने में भी आता है। मैंने ये निश्चय, क्या हुआ कि एक महिला मेरे पास आई कि मेरे पति की किडनी खराब थी जी। उसका ऑपरेशन हुआ है और पैसा खर्च हो गया, तो मैं अब बर्तन मांज के जीविका चला रही हूँ। तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। एक आई कि मैं खाना बनाती हूँ घर को जाके, तो मैंने कहा लोग आते हैं, तो मैंने ये निश्चय किया कि हर महीने जो भी किडनी का ऐसा मामला आएगा उसको 5,000 रुपये का चेक मिलेगा। और वो चेक मैंने दिए। तो वहाँ नाम भी था, तो लोग नाम पढ़ के आ जाते थे। और क्योंकि क्या था कि हॉस्पिटल में लोग क्या करते हैं, उसका कमीशन भी लगा देते हैं उसमें, और महंगे दर पर दवा जो है चौथरा में दी जाती है, दुकानों में सस्ती मिलती है। इसलिए कुछ जो अच्छी दुकानें थी वो देख के उनके चेक्स दिए। फिर
हर साल 4 लड़कियों की शादी मैंने तय किए थे, 11-11 हज़ार। आदरणीय ये बताइए, आप प्रातः काल कब जाग जाते हैं? मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। क्या आप ईश्वर आराधना करते हैं? नहीं, बहुत ब्रीफ में इसका जवाब चाहूँगा, क्यों? आपकी आस्था फिर किन में है? भगत सिंह की तरह जी। मेरी किसी में कोई आस्था नहीं। ऐसा जो खेल विज्ञानी है वो कहते हैं 30 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में अपना भोजन बदलना चाहिए। क्या आपने भी ऐसा किया कभी? अभी आपका भोजन क्या है इन दिनों? देखिए, भोजन के में जो मिल जाए वो खा लेता हूँ, दाल और सब्जी। दाल और सब्जी। आपका पसंदीदा फल और उस फल से निकला जूस सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? वो है संतरा। संतरा। अब तो ऑस्ट्रेलिया का तब आ जाता है जब भारत का सीजन चला जाता है, तो 12 महीने खा पाते हैं आप? बाकी टाइम नींबू पानी पीता हूँ। नींबू पानी पीते हैं। यदि मैं गलत नहीं तो आप डायबिटिक भी हैं? डायबिटिक हूँ। कब से हैं? 30 बरस से। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि भारत डायबिटिक की राजधानी है। तो आप लोगों को बताएं कि इससे कैसे लड़ा जाए। तो आप कैसे लड़ते हैं? टाइप 1 है, टाइप 2 है आप? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले खाना खाता हूँ, फिर इंसुलिन लगाता हूँ। अच्छा। मैंने दिन भर में 4 बार इंसुलिन लगती है। जी। टाइप 1 है आप? टाइप 1 डायबिटिक है आप? टाइप 2 कब थे? कब आखिरी बार कब थे गोली खाते थे जब? हाँ, करीब 20 साल पहले। 20 साल पहले जब आपकी आदरणीय भार्या धरती पर थी, तब कभी आपने कुकिंग की उनके साथ? कुकिंग, खाना बनाने का कभी काम किया एक आधी दिन साल भर में? सब्जी काट दी बस। यदि आप वकील ना होते तो क्या होते? दूसरी चॉइस क्या थी? देखिए, मैं शिक्षक को बहुत महत्व दूंगा। जी। शिक्षक बनना चाहते थे? देखिए, मैं अगर वकील नहीं बनता तो डॉक्टर बनता। डॉक्टर। जब मैंने मेरा एडमिशन इस मेडिकल कॉलेज में हो गया था, जी। लेकिन कैपिटेशन फीस 1000 थी। जी। आपने आदरणीय भारत में उन किन स्थानों की यात्राएं की हैं जो आपको बहुत पसंद आई? मैंने जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सबकी यात्रा की है। एक कहावत है, और मैंने जो है गंगोत्री में कमरे बनवाए हैं, बद्रीनाथ में कमरे बनवाए हैं। आपने जम्मू कश्मीर की यात्रा की? जी। विदेश में कहाँ कहाँ गए आप? विदेश में पूरा सेंट्रल यूरोप गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आपका कमरा दुर्लभ और सुलभ कानूनी किताबों से आपका केबिन भरा पड़ा है। लेकिन यदि हम साहित्य की बात करें तो आपको कौन पसंद है पढ़ना, जिनको आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा? जिनको सबसे ज़्यादा पढ़ा? प्रेमचंद। आपका पसंदीदा अखबार भारत में कोई एक? इंदौर अखबारों का गढ़ है, लेकिन भारत में आपका कोई एक पसंदीदा अखबार? पसंदीदा अखबार में जी। अभी तो प्रभात किरण है। ये बताएं आदरणीय कि आप इस उम्र में फिल्म देखते हैं टीवी पर या सिनेमा हॉल में जाकर? कभी अच्छा, आपको आपने नहीं, सिनेमा हॉल में नहीं जाता। हाँ, आखिरी फिल्म जो आपने देखी उसका नाम क्या है? ये इसकी आमिर खान की कोई फिल्म थी,
जिसमें भगवान के बारे में वो था। अच्छा, वो ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। ये बताएं कि आपके आपके पसंदीदा नायक और नायिका, जिस हीरो का आपको काम अच्छा लगा हो, एक हीरोइन में जो अदाकारा है। राज कपूर, जी। जो तीसरी कसम में थी। वहीदा रहमान। भैया आदरणीय माथुर साहब, ये बताइए कि आपका जीवन बहुत फक्रपूर्ण है। देश में इतने वकील हैं, लेकिन आपका और राम जेठमलानी साहब का जब नाम आता है तो इस क्षेत्र में आ रहे हैं युवा, मतलब आपके नाम से ही खड़े हो जाते हैं सम्मान स्वरूप। बहरहाल आपका जीवन बहुत उपलब्धिपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा। लोग आपको किस रूप में जाने, क्या आप इसकी व्याख्या करें? मुझे एक समाज सेवक के रूप में है। जैसे एक पीछे जो फोटो है उसमें कांग्रेस के सुप्रीमो के पुत्र आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं उनके सम्मान में एक बात कहूँगा कि वो महान त्यागी हैं। त्यागी महान होता है। यदि वे चाहते तो 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह प्रधानमंत्री रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका त्याग किया और बहुत मस्त जीवन है। उन्होंने आज तक उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जो मोदी और शाह की टीम उन्हें पप्पू कहलवाती है। बहरहाल आप समाज सेवक है तो आपको राज्यसभा का ऑफर जाहिर तौर पर मिला होगा, आपको टिकट का भी मिला होगा, तो आप उस क्षेत्र में देखिए, मुझे लोकसभा का मिला था जी 10 साल पहले। जी रात को 12 बजे ऑफर आया जी कि आपका नाम इंदौर के लिए फाइनल किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? जी मैंने कहा कि मेरी हैसियत, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लोकसभा की ओर जा सकूँ, क्योंकि उसमें चाहिए मुझे कम से कम 25 लाख। मैं कहाँ से लाऊंगा? जी। इसलिए मैं नहीं जा सकता। राज्यसभा का मिला नहीं। आपने जिन खास 3 पुरस्कारों को सुशोभित किया वो क्या था? मुझे ऐसे कोई पुरस्कार नहीं मिले। कोई आपकी इच्छा है जीवन में? जीवन में कोई इच्छा नहीं है, आप लेकिन मैंने कोरोना में के काल में 8 किताबें लिखी हैं। जी एक लिखी है गांधीनामा, जी एक लिखी है जवाहरलाल पर, एक लिखी है सुभाष बोस पर, एक लिखी है अकबर पर, एक लिखी है शिवाजी पर, और एक किताब लिखी है अम्बेडकर। ऐसी 8 किताबें लिखी है मैंने। प्रजातंत्र के प्रधान संपादक आज 5 बजे मेरे यहाँ पास आएंगे जी कि वो 2 किताबें छाप रहे हैं और 1 जुलाई को 2 किताबों का विमोचन कर रहा है। आदरणीय, मैं ये जानना चाहूँगा, आपके आदरणीय दामाद साहब डॉक्टर राजकुमार माथुर, आपकी बेटी जो कि डॉक्टर, आपके जितने भी माथा थे जिन्होंने आपसे सीखा, उसमें अभिनव जलस्कर जी, इनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, अभिनव जो है वो होशियार है, उसका भविष्य अच्छा है। राजकुमार तो अब रिटायर हो गए। नहीं, एक वो इंसान के रूप में, दामाद के रूप में क्या पाया आप? बहुत अच्छे हैं। जी माने मेरी साल संभाल जो है, जी मैं जब भी उठ के यहाँ आने को होता हूँ घूमने जाने को, वो पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरी डॉटर जो है वो तो मेरे पास ही सोती है। क्या नाम है आदरणीय का, दीदी का? पूनम।
डॉक्टर पूनम माथुर। तो मैं सोता हूँ उसके पास में उसको। तो ये है श्री आनंद मोहन माथुर साहब, जिन्होंने मजदूर से लेकर महाधिवक्ता का सफ़र तय किया है। बहुत पवित्र जीवन है उनका, बहुत आदर्शवादी जीवन है। अब भारत में उन जैसे व्यक्तियों का निर्माण भारत में बंद हो गया, क्योंकि ईश्वर ने बंद कर दिया है। अब भारत क्या है आप खुद जानते हैं। बहरहाल माथुर साहब से बहुत सीखा जा सकता है। आदरणीय के सम्मान में और मेरी जो नैतिक शिक्षा कहती है वो ये कहती है, मुझे उनके पास बैठने की मेरी हैसियत भी नहीं और अधिकार भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे अपना बच्चा या नवासा मानकर यहाँ बैठाया और इतने सवालों का सार करके नवासा जवाब दिया। मानकर, क्योंकि 96 वर्ष की उम्र के आदमी के बिल्कुल मेरे नाना की उम्र भी यही थी और तो मैं सौभाग्यशाली होता अपनी अम्मा को आपसे मैं मिलवा पाया। मैं इनके नाना की रूप में हूँ। तो मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपने इतने इत्मीनान से बातचीत की। ईश्वर आपको शतायु करें और आपके अगले जन्मदिन पर मुझे शामिल होने का मौका दें। नेशनल हेराल्ड, ग्लोबल हेराल्ड टीवी, प्रभात किरण और कुछ अन्य प्रकाशनों के लिए आदरणीय माथुर साहब ने हमसे बातचीत की, उसके लिए मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।